हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बडिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में। बडिंग और ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव मेथड है प्रोपगेशन के, जो कि फ्रूट ट्रीज़ में बहुत ही वाइडली यूज़ किए जाते हैं। और बडिंग और ग्राफ्टिंग दो ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपने रूट सिस्टम के अलावा यूज़ किया जाता है। जैसे कि ओन रूट सिस्टम हमने पढ़ा कि ओन रूट सिस्टम वाले हैं आपके कटिंग्स और लेयरिंग, जिसमें प्लांट का रूट सिस्टम भी उसी प्लांट से आता है जिससे उसका शूट सिस्टम आता है। पर बडिंग और ग्राफ्टिंग में रूट सिस्टम आपका सपोज़ ए प्लांट से आ रहा है तो शूट सिस्टम आपका प्लांट बी से आएगा, यानी कि दो प्लांट्स की क्वालिटीज़ को एक साथ मिलाया जा सकता है बडिंग और ग्राफ्टिंग का यूज़ करके। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, उससे पहले हमें ग्राफ्टिंग और बडिंग के बीच में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इज़ अ प्रोसेस by which two living parts are joined together in such a manner that they would unite together and subsequently grow into a composite plant. Usually, graft has two parts, one is scion, other one is rootstock. तो जो ग्राफ्टिंग होने के बाद में, यानी कि आपने ए पार्ट को और बी पार्ट को जोड़ दिया है, उसके बाद में जो रिजल्टिंग प्लांट बनता है उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और ऊपर वाले पार्ट को जो शूट बनाता है दैट इज़ कॉल्ड सायन, और नीचे वाला पार्ट जो रूट बनाता है उसको बोलते हैं रूट स्टॉक। तो एक सक्सेसफुल ग्राफ्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये यूनियन हो दोनों प्लांट के बीच में, और जो आपका रिजल्टिंग प्लांट है वो एक लिविंग एंटिटी बन जाए। सायन की डेफिनेशन क्या हुई इस तरह से? It refers to the part of graft combination that becomes the top of the plant. Scion is the short piece of detached shoot containing 3 or more dormant buds, which when united with the rootstock or the interstalk comprises the upper portion of the graft and form which will grow the stem or the branches or the both. And it should be of the desired cultivar which should be free from diseases. तो जिससे हमें इल्ड लेनी है, जिस पे हम चाहते हैं कि फ्रूट आए, फ्लावरिंग आए, हमें उस कल्टिवार से सायन स्टॉक लेना है और ध्यान रखना है कि उसमें ऑलरेडी कोई डिजीज़ेस नहीं होनी चाहिए। और इसको रूट स्टॉक या इंटर स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है। इंटर स्टॉक क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे हमने ए और बी पार्ट एक ग्राफ के बताए आपको, इसमें एक सी पार्ट भी होता है जो कि इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। अब उसकी डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं रूट स्टॉक क्या होता है। रूट स्टॉक लेमन में तो ग्राफ्ट का वो पार्ट है जो कि रूट सिस्टम डेवलप करता है। सो इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट विच डेवलप्स इनटू root system, and it may be seedling, rooted cutting or a layer or micro propagated plant, कुछ भी हो सकता है। रूट स्टॉक को वाइडली सीड प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट किया जाता है, बट इसको कटिंग से, इसको लेयरिंग से या माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। अब इंटरस्टॉक क्या होता है? इंटरस्टॉक एक टुकड़े की तरह होता है, एक स्टेम के टुकड़े की तरह, जो कि रूट स्टॉक और सायन के बीच में लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ए और बी पार्ट है इनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, जिनकी वजह से क्या होगा, आपका जो ग्राफ्ट यूनियन है, सपोज आपका ये ग्राफ्ट यूनियन है, ये स्वेल कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा कैलस यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। नीचे से आपके जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं जाएंगे, और ऊपर से जो आपके फोटोएसिमिलेट्स जो इकट्ठे हुए हैं वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये होती है ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि एक ऐसा इंटरस्टॉक ढूंढें जो कि आपके ए से भी कंपैटिबल हो और बी से भी कंपैटिबल हो।
तो क्या होगा कि जो अगर बी से कंपैटिबल है, सपोज़ आपने ये सी स्टॉक लगा दिया, तो बी से जो भी न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब होंगे वो सी जो है सी तक चले जाएंगे ऑब्वियसली, और अगर सी ए से भी कंपैटिबल है तो सी जो है ट्रांसफ़र कर देगा ए में। और इसी तरीके से वाइस वर्सा भी, यानी ए और सी की कंपैटिबिलिटी की वजह से फोटो एसिमिलेट्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और फिर सी और बी की कंपैटिबिलिटी की वजह से फोटो एसिमिलेट्स जो है रूट सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। तो इंटरस्टॉक का काम जो होता है यही होता है। हालांकि इंटरस्टॉक का एक लिमिटेशन ये भी है कि अब ऐसे में आपको 2 बार ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, एक बार आप यहाँ पे करेंगे, एक बार यहाँ पे करेंगे, तो इस ऐसे ग्राफ्ट यूनियन के टूटने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूट स्टॉक को यूज़ करने के लिए इंटरस्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पॉपुलर इंटरस्टॉक जो है वो यूज़ किए जाते हैं क्विंस में। क्विंस, जिसको बीही भी बोलते हैं हिंदी में, बीही, इसके अंदर जो है आपका क्विंसी एक इंटरस्टॉक यूज़ होता है, और ऐसे ही आपका इंटरस्टॉक यूज़ होता है पियर में। ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। Now the reasons for grafting and budding, क्यों करना है, क्यों इतना टेक्निकल होना है हमें, जबकि हमारे पास में कटिंग्स जैसा आसान मेथड मौजूद है प्रोपिगेट करने के लिए। तो किस लिए करना है हमें? For perpetuating clones that cannot be readily propagated by cutting, layers, division and other asexual methods। ऐसा भी है कि हर एक तरह के प्लांट में अगर आप कटिंग ले लेंगे तो उसमें रूट्स नहीं आते हैं, उनको रूट सिस्टम जो है सीड से डेवलप होना ज़रूरी हो जाता है। देन रूट स्टॉक के बेनिफिट लेने हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्राफ्टिंग बडिंग करनी ही पड़ेगी। देन डबल वर्किंग जैसे कि आपको अभी बताया था, इंटरस्टॉक लगाना है तो 2 बार आपने उसमें बडिंग ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो डबल वर्किंग के बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, देन आपने कल्टीवार ही बदलना है। कोई पुराना आपके पास में ट्री है, ऑब्सोलीट वैरायटी हो गई है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एंड नाउ यू वांट टू चेंज द वैरायटी, तो अगर आप 20 साल पुराने ट्री को अपरूट करके नया लगाएंगे तो इट विल टेक अनदर 4 or 5 years टू फ्रूट। बट टॉप वर्किंग यूज़ करके आप उस स्टैंडिंग ट्री के ऊपर नई वैरायटी लगा सकते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर जो है आप उससे फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। एंड प्रिकॉसिटी इन बेयरिंग, जो बडेड और ग्राफ्टेड प्लांट हैं वो अर्ली बेयरर होते हैं, अर्ली बेयरर, जल्दी फ्रूटिंग उसमें आती है। जुवेनैलिटी कम हो जाती है क्योंकि उनकी वेजिटेटिव फेज रिड्यूस हो जाता है। ऑब्टेनिंग स्पेशल फॉर्म्स ऑफ प्लांट ग्रोथ, यानी कि आपको कॉम्पैक्ट ट्री चाहिए या फिर आपको रोबस्ट चाहिए तो यू विल सेलेक्ट द रूट स्टॉक एंड द साइंस स्टॉक अकॉर्डिंगली। रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ द ट्री, तो डैमेज में ब्रिज ग्राफ्टिंग जैसे है, आगे पढ़ेंगे ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या है। इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके प्लांट को रिपेयर भी किया जा सकता है। देन स्टडी एंड एलिमिनेशन ऑफ द वायरल डिजीजेस, स्टडी भी करेंगे क्योंकि ग्राफ्टिंग जो है वो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कोई शूट जो है वो लिया और फिर आपने जो है एक रूट स्टॉक लिया। अब आपको ये देखना है कि ये रूट स्टॉक कोई रेजिस्टेंस दे रहा है साइन को या नहीं दे रहा है, तो आपने तुरंत इस पे जो है वो बडिंग या ग्राफ्टिंग करके चेक कर लिया कि यहाँ से ट्रांसमिटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन स्टडीइंग द डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस की स्टडी के लिए, जैसे ट्रांसलोकेशन है और एब्जॉर्प्शन है, इस तरह की प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए भी बडिंग ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। Now what are the elements for a successful grafting or successful graft? So there are 5 important elements for any successful grafting operations. These are the rootstock and scion must be compatible. कहते हैं ना, 2 लोगों के बीच में दोस्ती तभी हो सकती है जब उनकी कोई ना कोई चीज़ तो मिले आपस में। पूरा एकदम पूर्व पश्चिम होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच करती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि रूट स्टॉक और साइन में एक रीयूनियन बने
तो वो तभी हो सकता है जब वो कंपैटिबल होंगी। कंपैटिबल, दे शुड बी फ्रॉम द सेम फैमिली और सेम जीनस और सेम स्पीशीज़ इन सम टाइम। स्पीशीज़ भी जो है इनकी सेम होनी चाहिए। वो अलग अलग तरह के बैरियर्स हैं। आप इंटर फैमिली जो है एनी हाउ ग्राफ्टिंग बडिंग नहीं कर सकते हो। फैमिली यानी कि जो प्लांट फैमिली है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट रूटेसी फैमिली, सिट्रस में आपने जो है वो बडिंग या ग्राफ्टिंग करनी है, तो रूटेसी फैमिली में से आप जो है वुड एप्पल ले सकते हो। पॉसिबल है कि वहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी हो जाए, बट आप सिट्रस को जामुन के ऊपर या अमरूद के ऊपर ग्राफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका फैमिली अलग है। तो एक जो कहते हैं हाईएस्ट लेवल है वो है फैमिली, बस उसके बाहर आप बडिंग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। The next point is vascular cambium of the scion must be placed in intimate contact with that of the root stock। अब कैसे, सपोज ये जो है आपका थिकनेस है, आपने जो भी रूट स्टॉक लिया है उसकी सेम थिकनेस का आपने जो है इसके ऊपर सायन स्टॉक लेना होगा और उनको इस तरह से प्लेस करना होगा कि इन दोनों के जो कैम्बियम यानी आउटर लेयर है वो एक दूसरे के ऊपर आए, ओवरलैप करें, ताकि ये जो रीजनरेटिंग सेल्स हैं दोनों की वो आपस में फ्यूज़ हो जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्राफ्ट यूनियन जो आपका सूख जाएगा या आधा फॉर्म होगा, और अगर आधा फॉर्म होगा तो हवा से या हल्के से झटके से टूट सकता है। The grafting operation must be done at a time when the rootstock and scion are in proper physiological age और stage। ऐसा नहीं होगा कि आपने रूट स्टॉक तो ले लिया 1 year old और सायन आपने ले लिया बिल्कुल अभी 1 महीने पुराना, तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि इनमें ग्राफ्ट यूनियन सक्सेसफुली हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, वेरी डिफ़िकल्ट। तो सेम जो है वो अगर फिजियोलॉजिकल स्टेज होगी, इसीलिए कहते हैं कि मोस्टली जो सायन स्टॉक लिया जाता है वो 1 साल की ग्रोथ का लिया जाता है, जो शूट 1 year old हो चुका होता है। And immediately after completion of grafting, all the cut surfaces must be protected from desiccation। सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर मॉइस्चर जो है वो कम हो गया तो तुरंत जो है वो क्या होगा कि हार्ड सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी, और अगर हार्ड सेल्स यहाँ पे बननी शुरू हो गई तो क्या होगा, कैम्बियम लेयर आपस में जुड़ेंगी नहीं, तो इनको डेसिकेट होने से बचाना है। एंड द 5th पॉइंट इज़ प्रॉपर केयर मस्ट बी गिवन टू द ग्राफ्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ग्राफ्टिंग। ये बहुत ज़रूरी है। आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया बट आपने बाद में ध्यान नहीं रखा तो उससे भी आपका ग्राफ्ट फेल्योर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको प्रोटेक्टेड एरिया में रखना है, शेडिंग एरिया में रखना है, और आप इसमें देखना आपको कि कोई भी वेदर के जो एक्सट्रीम इफ़ेक्ट्स हैं वो इस पर ना आए, और एटलीस्ट जो है आप 1 से 2 महीने के लिए उन ग्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। Now there are various types of grafting। ग्राफ्टिंग जैसे आपके मेनली ये 3 तरह की ग्राफ्टिंग में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आपका डिटैच्ड सायन ग्राफ्टिंग, और एक अप्रोच ग्राफ्टिंग, या फिर आप इसको बोलते हैं अटैच्ड सायन ग्राफ्टिंग, और एक है रिपेयर ग्राफ्टिंग। तो डिटैच सायन में क्या होगा कि आप सपोज दिस इज़ मदर प्लांट एंड दिस इज़ रूट स्टॉक, तो आपने क्या किया, यहाँ से कट किया एक सायन को, आप इस सायन को यहाँ पर लेकर आए और आपने इस सायन को यहाँ पर लगा दिया। इसमें क्या किया है आपने, इसमें आपने सायन को डिटैच किया है मदर प्लांट से, तो ये डिटैच सायन ग्राफ्टिंग है। एक तरह की ग्राफ्टिंग जो अप्रोच ग्राफ्टिंग है, अटैच सायन ग्राफ्टिंग है। इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक मदर प्लांट है, सपोज दिस इज़ मदर प्लांट, और एक आपका रूट स्टॉक है। यहाँ क्या किया आपने, एस जो आपका जिससे सायन लेना है ब्रांच को से, उस ब्रांच के पास में अपने रूट स्टॉक लाना है, और रूट स्टॉक की जो एक ब्रांच है उसको इस ब्रांच पे ग्राफ्ट करना है। वाइल बोथ द ब्रांचेस आर अटैच्ड ऑन देयर मदर प्लांट। रूट स्टॉक से रूट स्टॉक की ब्रांच अटैच्ड है और
साइन स्टॉक से साइन स्टॉक वाली ब्रांच अटैच्ड है और फिर यहाँ पर आपने जो है ये यूनियन बनानी है। एंड देन ये ग्राफ्ट यूनियन जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि ये वाला शूट जो है वो ग्रो करने लगा है, तब इसको यहाँ से कट करके एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। दिस इज़ अटैच साइन ग्राफ्टिंग। रिपेयर ग्राफ्टिंग, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अगर प्लांट में कोई डैमेज है, कुछ है, तो उसको रिपेयर ग्राफ्टिंग के थ्रू जो है वो आप तैयार कर सकते हो। देन अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक बार नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में जो बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस्ड ग्राफ्टिंग है उनको हम पढ़ेंगे टेक्निक वाइज कि उनकी क्या टेक्निक है, किस तरीके से करना है, किन फ्रूट क्रॉप्स में वो पॉपुलरली फॉलो की जा रही है, एंड उसको करते वक्त क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ्टिंग है आपकी एपिकल ग्राफ्टिंग। एपिकल ग्राफ्टिंग में भी आपके टाइप हैं। एपिकल ग्राफ्टिंग का मतलब यह है कि बिल्कुल आपने सायन के टॉप पर करनी है ग्राफ्टिंग, तो एपिकल ग्राफ्टिंग होगी। इसमें है आपके टाइप विप एंड टंग ग्राफ्टिंग और स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, जिसको विप ग्राफ्टिंग बोलते हैं। टंग ग्राफ्टिंग एक्चुअली इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ विप ग्राफ्टिंग। देन क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग और स्प्लिट ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग और दिस 4 फ्लैप ग्राफ्ट और बनाना ग्राफ्टिंग। दिस फिर आए आपके साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या है, ये रूट स्टॉक है और आपने ग्राफ्टिंग कहाँ करी, यहाँ पर, तो ये साइड में करी है तो साइड ग्राफ्टिंग है, साइड विनियर और साइड टंग ग्राफ्टिंग। एंड बार ग्राफ्टिंग, अगर आपने बार पे ग्राफ्टिंग करी है। एंड देन रूट ग्राफ्टिंग इफ़ रूट्स हैव बीन ग्राफ्टेड। तो ये आपके टाइप्स हो गए डिटैच साइन के। और रिपेयर में भी आप नार्चिंग या ब्रिज ग्राफ्टिंग जो है कर सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्प्लाइस और विप ग्राफ्टिंग के बारे में। कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। बहुत ही सिंपलेस्ट है और इसमें आपको मिनिमम कट्स लगाने होते हैं। 2 ही कट लगेंगे। एक आपको मैं पहले लेमन में समझा देती हूँ। जैसे ये आपका रूट स्टॉक है, ये आपका साइन स्टॉक है, तो करना क्या है, एक कट आपने लगाना है ऐसे और एक कट आपने यहाँ पर साइन स्टॉक में लगाना है ऐसे, और फिर इनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो जॉइंट कर देना है। तो ये जॉइंट हो जाएंगे, एक ऐसे आ जाएगा और आपका दूसरा इस तरीके से आ जाएगा। वेरी सिंपल। स्लांट कट आपने देने हैं और ये आपका जो है ग्राफ्ट तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, 1 साल पुराना आपका रूट स्टॉक होना चाहिए, जिसको आपने पहले हेड बैक करना है अगर उसमें साइड फ्रूट्स आ रहे हैं तो, और हेड बैक करना है 20 से 25 सेंटीमीटर की हाइट पे। फिर आपने एक स्प्लाइस कट देना है, डायगोनल कट देना है, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। देन ये कट की भी जो है लेंथ वो 2.5 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ दिस शूट। और फिर उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि नाइफ जो है वो शार्प होने चाहिए। एक बार में आपका एक कट लग जाए ताकि यहाँ पर कोई भी बीच में रफ एजेस ना रहें। देन सिमिलरली सायन इज़ प्रिपेयर्ड एंड देन बोथ द एंड्स आर जॉइंट टुगेदर, और उसको एक पॉलीथीन स्ट्रिप के साथ में आप टाई कर देते हो। और टाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो आपके सायन के ऊपर इस तरह की जो बड्स होती हैं उनको आपने बांधना नहीं है, उनको ओपन छोड़ना है, ताकि वहीं से जो है आपका ग्रोथ होगी और पता लगेगा। देन स्प्राउट्स जो भी निकलते हैं रूट स्टॉक की तरफ से ग्राफ्ट यूनियन के नीचे की तरफ से, उन सभी को आपने रेगुलरली रिमूव करना है ताकि मेटाबोलाइट्स का जो फ्लो है उसको मेंटेन किया जा सके। नाउ कम्स द विप एंड टंग ग्राफ्टिंग। अब विप जो है हमने पढ़ी, अब विप में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया गया। उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत ही आसान था उसको तोड़ देना, यानी कि अगर सपोज़ एक ये आपका है और एक ये है, इसको आपने जॉइन कर दिया तो क्या होगा, हल्के से हवा से ये टूट सकती है क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर चिपकी हुई है। इसमें कोई मतलब आपने ऐसा एंकर नहीं बनाया जिसमें ये अपने आप को फंसा ले, कोई खांचा सा नहीं बनाया है। तो ये खांचा बनाया गया और इसका नाम रख दिया गया विप एंड टंग ग्राफ्टिंग, या सिंपली इसको टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो देखो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि विप की तरह तैयार किया गया है दोनों को,
सायन, ये रूट स्टॉक, और फिर एक क्या दिया गया है यहाँ पर, एक टंग दी गई है। ये जो टंग दी गई है ये आपस में एक दूसरे को फंसा लेगी बिल्कुल खांचों की तरह, और फिर आप इसे एक हवा से थोड़ा सा आप हिला के भी अगर इसको अलग करने की कोशिश करोगे इस यूनियन को, तो ये होगी नहीं। और फिर आपने ऐसे ही इसको टाई कर देना है पॉलीथीन टेप के थ्रू, तो इससे आपको एक स्ट्रॉन्गर यूनियन मिलेगा। इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही एक जो आपने एक्स्ट्रा कट लगाया है, ये जो टंग बनाई है बीच में, यही अलग है। देन क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में क्या करना है, ये जो थ्योरी है एक्चुअली थ्योरी से पढ़ना और एक डायग्राम देखकर जो है पढ़ना वो ज़्यादा इजी है। थ्योरी इज फॉर जस्ट राइटिंग, आपको जब डिस्क्राइब करना हो टू अंडरस्टैंड वी नीड टू डिस्कस द डायग्राम ओनली। तो आपने क्या किया, 1 ईयर ओल्ड स्टॉक लिया, रूट स्टॉक, उस पर आपने एक सीधा कट लगाया, ठीक है। और ये कट भी आपने जो है बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, और इसका आपने जो है यही जैसे आप 2.5 to 6 सेंटीमीटर के अराउंड जो है ये कट होना चाहिए। एंड देन आपने सायन स्टॉक तैयार करना है। सायन स्टॉक आपने कैसे करना है, भाले की तरह, जैसे भाला का शेप होता है ना, इस तरीके से आपने इस तरीके से जो है इसको स्लांट कर देना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर इसको इंसर्ट कर देना है रूट स्टॉक में। देन यू हैव टू टाई इट टुगेदर, और इस तरह से टाई करें कि ये जो ओपन पार्ट्स हैं ये पूरे अच्छे से कवर हो जाएं, ताकि इसमें कोई भी तरह का मॉइस्चर लॉस ना हो। दिस ग्राफ्ट शुड बी ग्रोइंग इन 2 to 3 months, तो तैयार हो जाएगा। आपको शूट्स यहाँ से डेवलप होते हुए दिखने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका ग्राफ्ट यूनियन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये जो है यूजुअली कब करनी चाहिए, जब या तो सीज़न डोरमेंट हो या फिर जो है वो एक्टिव ग्रोथ से जस्ट पहले करनी चाहिए। ये पियर, वॉलनट, हेज़लनट, पीकनट, ग्रेप्स, इसमें ये ग्राफ्टिंग की जाती है। देन कम्स द वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या, जैसे इसमें तो वेज ही बनाना है बिल्कुल, तो ये एक तरह की आपकी जैसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है उसी तरह से है। और इसमें आपने क्या तैयार किया, एक वी जैसा वेज बनाया है सायन स्टॉक के ऊपर, और ऐसे ही आप जो है इसमें रूट स्टॉक में भी इसी तरह का सिमिलर आप एक कैविटी तैयार करते हैं, कैसे, इस तरीके से। और यही आपका जो वेज है, आपका सायन स्टॉक यहाँ आ जाएगा, एंड देन आप इसको बांध देंगे, तो आपकी वेज ग्राफ्टिंग है। इसको परफॉर्म करते हैं लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में, बिफोर द बाथ बिगिन टू स्लिप। शार्प कट आप वी वेज लगाते हैं, और जिसकी लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देन 2 cuts are made coming together at the bottom and as far apart at the top of the width of the sayan. Then these cuts are extended about 2 centimeter deep into the side of the stump. और इसी तरीके से ये आपने क्या है, एक वेज दूसरे वेज में दे दिया, और आप जो रूट स्टॉक का वेज है वो इसके बिल्कुल उल्टा है सायन के। देन फर्मली इनको रखा और उसको आपने पॉलीथीन से जो है वो बांध दिया। तो इस तरीके की ग्राफ्टिंग जो है वो किस लिए करी जाती है, ताकि आपका जो रूट स्टॉक है उसके अंदर फर्मली अटैच हो सके आपका जो सायन है। देन कम्स दी सेडल ग्राफ्टिंग। सेडल ग्राफ्टिंग जो है वो बिल्कुल आपका जो वेज वाला ग्राफ्टिंग है उसका अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर जो कट आप रूट स्टॉक में लगा रहे थे वो कट आपको लगाना है सायन में, और जो कट आपने सायन में लगाया था वो कट आपको लगाना है रूट स्टॉक में, और फिर इसके बाद में इनको बांध देना है। ये क्या होता है, अगर ऐसा कोई सायन है जहाँ पर आपकी कोई सिक्रेशंस होते हैं कटिंग के बाद में, तो ये सिक्रेशंस जो है अंदर डिपॉजिट ना हो, ये बिल्कुल यहाँ से जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के प्लांट्स में इस सेडल ग्राफ्टिंग को किया जाता है, और कोई इसमें जो है फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ये सिमिलर है।
देन दी साइड विनियर ग्राफ्टिंग। तो साइड ग्राफ्टिंग जैसा कि बताया, अब इसमें आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने टॉप में नहीं ये किया है बल्कि साइड में अटैच किया है। तो विनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, अब जैसे आपने ये रूट स्टॉक ले लिया, दिस इज़ रूट स्टॉक, आपने इसको यहाँ से हेड बैक किया और फिर साइड में आपने एक कट दिया, फिर आपने साइन प्रिपेयर किया, साइन में आपने क्या किया, एक स्लांट कट दिया और ये जो है आपने इस कट में इंसर्ट कर दिया, ये वाला जो आपका साइन है, और यहाँ से आपने इसको बांध दिया। दिस इज़ दिस साइड विनियर ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होगा कि साइड विनियर में आपको थोड़ा सा एक लंबा सरफेस मिलेगा और एक जैसे आपने बिल्कुल अगर इसके ऊपर रख दिया होता तो हवा से इसको गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और हैंडलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, इसमें आपको सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा अटैच होने के लिए कैम्बियम को, और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ भी ग्राफ्टिंग कर सकते हो और इस तरफ भी ग्राफ्टिंग कर सकते हो, दोनों तरफ आप कर सकते हो अगर चाहो तो, मल्टीपल वैरायटी अगर आप लगाना चाहो तो। ये आपका मैंगो में सबसे पॉपुलर मेथड है और वॉलनट में इस तरह की ग्राफ्टिंग जो है वो प्रेफर करी जाती है। देन दी बार ग्राफ्टिंग। बार ग्राफ्टिंग जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये रिपेयर ग्राफ्टिंग का ही एक मेथड है और या इसको जो है स्टॉप वर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि जैसे आप इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, इस पिक्चर के अंदर आपने देखा कि जो इंसर्शन है साइन का वो बार्क में किया गया है, यानी कि जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपने ये इंसर्ट किए हैं। बिल्कुल वेज की तरह प्रिपेयर किए जाते हैं साइन, इस तरह से वेज बनाया जाता है साइन के एंड पे, और यहाँ पर एक स्ट्रेट कट्स दिए जाते हैं बार्क में, एंड देन दिस साइन वैरायटी इज़ इंसर्टेड। और आप जो रूट स्टॉक प्रिपेयर करेंगे, ये क्योंकि अब ओल्ड होगा, ये पुराना होगा ट्री, तो आपने इसको पहले हेड बैक करना है ग्राउंड से 25 से 30 सेंटीमीटर का छोड़ के, और उसके बाद में आपने इसके अंदर ये साइन स्टॉक्स लगाने हैं। तो रिपेयरिंग करनी हो, ये वैरायटी चेंज करनी हो, इस तरह का बार ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। दिस होल प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज टॉप वर्किंग। देन कम्स द अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग जो मेथड है वो अटैच साइन मेथड है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन भी अपने मदर प्लांट से अटैच्ड है और रूट स्टॉक भी अटैच्ड है, और फिर दोनों के शूट्स को पास लाया जाता है और यहाँ पर आप ग्राफ्टिंग की जाती है। कैसे, जैसे ये शूट ए है और ये शूट बी है, तो क्या कट कहाँ लगेगा, यहाँ पे एक कट लगेगा और यहाँ पे एक कट लगेगा। देन दीज आर ब्रॉट टुगेदर और आपने टाई कर देना है इनको, और फिर जब आपका जो रूट स्टॉक के ऊपर जो आपने ये अटैच किया है ये चल जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ से कट करना है और ये आपका एक सेपरेट प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको इनार्चिंग भी कहते हैं, और इससे क्या है, एक ही नर्स ग्राफ्ट की तरह काम करता है कि आपका जो साइन है वो उसके ड्राई होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि उसको अपने मदर प्लांट से रेगुलर जो है सप्लाई मिल रहा है न्यूट्रिएंट का। और एक और चीज़ है इसमें लिमिटेशन की, कम्बरसम है बहुत ज़्यादा। तो आप इमेजिन करो कि एक बड़ा सा प्लांट है और उस प्लांट के चारों तरफ आपने रूट स्टॉक रखने हैं, ईदर यू हैव टू हैंग दोज पॉट्स या फिर आपको उन्हें नीचे रखना होगा। तो एक पेड़ के नीचे आप कितने पॉट्स को मैनेज कर पाओगे? तो हार्डली 10 से 15 जो इनार्च मटेरियल हैं वो आपके तैयार किए जा सकते हैं इस तरह की ग्राफ्टिंग के मेथड से। बट जहाँ पर साइन ड्राइंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वहाँ आप अप्रोच ग्राफ्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। देन दी विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग या साइड विनियर ग्राफ्टिंग, ये मोर और लेस जो है वो सेम ही चीज़ है। इसमें बस आपका जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक मॉडिफिकेशन जो है वो भी दिया गया है। मॉडिफिकेशन कैसे दिया जाता है कि एक आपने जो पहले साइड विनियर में कट लगाया था, तो वो कट कैसा था, उसमें सिंपल आपने एक वेज शेप का कट दिया था, इस तरीके का स्लांट कट दिया था, सॉरी।
लेकिन यहाँ पर आपने एक कट में और थोड़ा सा एडिशन किया, यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा एक कट दे दिया इस साइड में। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इसके दो सरफेसेस हो गए कैम्बियम के एक्सपोज्ड, जो कि आपके रूट स्टॉक में जाएंगे। एक तो ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे जो है आपका यूनियन ज़्यादा अच्छा बनने के चांसेस हैं। एंड ये टॉप वर्किंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं ओल्ड प्रोडक्टिव प्लांट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और ये मार्च अप्रैल में या फिर जुलाई अगस्त में किया जाता है। मैंगो, कैश्यू, पिचेस में इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग जो है एक सिंपल ग्राफ्टिंग की तरह ही है, जैसे वेज ग्राफ्टिंग में हमने देखा, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में हमने देखा, स्प्लिट ग्राफ्टिंग में हमने देखा। सिंपल मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग है, एक कट रूट स्टॉक में और उसके बाद में साइन प्रिपरेशन सिंपल कट्स के साथ में और इंसर्शन एंड देन टाइंग विद द पॉलीथीन टेप। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो हार्ड वुड नहीं होता, उसमें कोई भी, वो बिल्कुल ही डेलिकेसी के साथ में रूट स्टॉक में इंसर्ट किया जाता है। आमतौर पे ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक यूज़ होते हैं वो होते हैं 1 ईयर ओल्ड, 1 साल पुराने। लेकिन सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग में जो रूट स्टॉक यूज़ होता है वो होता है 60 to 70 डेज़ ओल्ड ओनली। एंड जो साइन है वो भी आपका 1 ईयर ओल्ड शूट से नहीं लिया जाता, नॉन वुडी पार्ट होता है और जो करंट ग्रोथ होती है, जो भी यंग ग्रोथ होती है, वहाँ से लिया जाता है। ये ग्राफ्टिंग टेक्निक जो है वो मैंगो में, सपोटा में, टैमरिंड में, कैश्यू नट में, वेस्टर्न इंडियन पार्ट में यूज़ होती है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जो हाई ह्यूमिडिटी एरिया हैं। ये ड्राई वेदर में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए बिकॉज वी आर टेकिंग सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड जो है बहुत जल्दी डेसिकेट होगा, इसके सेल्स बहुत जल्दी डेड हो सकते हैं, इसलिए हाई ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द यूनियन ऑफ द ग्राफ्ट इज़ टू बी मैनेज्ड। बेसिक टेक्निक क्या है इसमें कि आपने रूट स्टॉक में एक स्लिट लगाना है, एक स्ट्रेट कट लगाना है और उसके बाद में आपने साइन को प्रिपेयर करना है, एक वेज शेप का कट लगाना है, देन इंसर्ट करना है और उसको पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध देना है। जो पॉलीथीन स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो और उसको जो आपका ये ग्राफ्ट तैयार होगा, इसको जिस पॉलीथीन में रखते हैं वो आपकी लगभग 100 गेज की होती है। और स्प्राउटिंग कोई भी जो नीचे से स्प्राउटिंग होगी वो अलाउड नहीं है, उनको आपको रिमूव करना है। ओनली साइन पार्ट से जो आपकी स्प्राउटिंग निकल रही है उसको ही आपने रहने देना है। और ध्यान रखना है लो प्रेसिपिटेशन एरियाज़ जहाँ पर हैं वहाँ पर हमें इस ग्राफ्टिंग को प्रैक्टिस नहीं करना है। देन कम्स द एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग और जो सॉफ्ट ग्राफ्टिंग है वो कुछ एक जैसी ही होती है। इसको एपिकोटाइल और या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका रूट स्टॉक है वो आपका ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स ओल्ड होता है और इसको जैसे आपने सीड से इसको ग्रो किया है तो जो एपिकोटाइल निकलता है, सपोज़ ये सीड है, रूट आ गए, ये जर्मिनेट किया, ये आपका एपिकोटाइल आया है, इसके ऊपर आपने ग्राफ्टिंग करनी है, इसको बी हेड करना है और जो सायन है बिल्कुल सिमिलर थिकनेस का सायन आपने इसके ऊपर लगा देना है। इसमें आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल एक स्प्लाइस कट दोगे रूट स्टॉक में और एक वेज बनाओगे सायन स्टॉक में, इनको इंसर्ट करोगे और ये आपका काम कर जाएगा। तो सिंपल जैसे कि आपने सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग में टेक्निक यूज़ करी वैसे ही यहाँ पर है, बट यहाँ पर जो आपका रूट स्टॉक है वो और भी ज़्यादा यंगर है। तो यहाँ भी टेम्परेचर मॉडरेट होने चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इस ग्राफ्टिंग के सक्सेस होने में। एंड लॉन्गिट्यूडनल जो कट लगा रहे हैं आप, ये वाला जो कट लगाएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। जितना आप एक्सपोज्ड एरिया रखेंगे
उतना ही आपका ट्रांसपिरेशनल और मॉइस्चर लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ध्यान यही रखना है कि कैम्बियम बहुत ही एक्टिव होंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग टिप्स हैं रूट स्टॉक और साइन की, तो आपको इनको यूनिफॉर्मली जॉइन करना है, बिल्कुल भी इसमें गैप स्पेस नहीं आना चाहिए। एंड 150 गेज के पॉलीथीन स्ट्रिप से इसको फिर बाद में बांध देना है। बाकी सारी जो केयर, आफ्टर केयर जो प्रैक्टिसेस हैं वो जैसे दूसरी ग्राफ्टिंग्स में रखते हैं यहाँ भी रखनी है। और ये भी आपकी जो कोंकण एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। अब ग्राफ्टिंग के बाद में आते हैं बडिंग के ऊपर। ग्राफ्टिंग में हमने देखा कि एक स्टिक ग्राफ्ट की जाती है जिसके ऊपर 3 या 4 बड्स होती हैं। और तो ग्राफ्टिंग और बडिंग में क्या डिफरेंस है? बडिंग में सिंगल बड ग्राफ्ट की जाती है और ग्राफ्टिंग में मोर देन 2 बड्स जो है वो ग्राफ्ट की जाती हैं। तो बस ये दोनों ही जगह में जो प्लांट आपका तैयार होता है उसको ग्राफ्ट प्लांट ही बोलते हैं। बट प्रोसेस क्या है? बडिंग है, क्योंकि यहाँ सिंगल बड यूज़ की जा रही है। यहाँ क्या है कि एक छोटा पार्ट आप लेके आएंगे तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं एक मदर प्लांट से। और बड्स जो होती हैं वो हाईली एक्टिव रीजन होती हैं किसी भी प्लांट का, तो यहाँ पर आपकी जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो वुड पार्ट से निकलने वाले एक्सुडेट हैं, जो फिनोल्स हैं, स्पेसिफिकली क्या होता है कि जब हम कट लगाते हैं किसी भी स्टेम में तो यहाँ पर फिनोल्स सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी बहुत हो जाती है। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स को भी ओवरकम करता है। और ग्राफ्टिंग जो है वो यूजुअली जो है डॉर्मेंट सीज़न में या फिर बिफोर द एक्टिव सीज़न करी जाती है, लेकिन बडिंग जो है वो आपके डॉर्मेंट सीज़न में भी हो सकती हैं और एक्टिव सीज़न में भी हो सकती हैं। कुछ बडिंग हैं जो आपकी डॉर्मेंट सीज़न में भी की जा सकती हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं डिटेल में। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? ये बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल तैयार करने के काम में लाई जा सकती है। देन स्टोन फ्रूट्स में यूज़फुल है, जहाँ पर इंजरी से वुड गम जो है वो सिक्रेट होता है, तो आपका ग्राफ्ट यूनियन प्रॉपर नहीं हो पाता। देन स्ट्रॉन्गर होती है ज़्यादा, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि प्रैक्टिसेस में कि बड पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाती है जब उसको टाई किया जाता है। और कंपैरेटिवली सिंपल है, एफिशिएंट है, क्विकर मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बड वुड को सिलेक्ट कैसे करना है? वी नो कि 2 तरह की बड्स प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। एक होती हैं आपकी वेजिटेटिव बड और एक होती हैं आपकी रिप्रोडक्टिव या फिर फ्लोरल बड्स। अब इन दोनों तरह की बड्स को हमें पहचानना आना चाहिए शूट के ऊपर कि प्लांट है उसके ऊपर फ्लोरल बड कौन सी है और वेजिटेटिव बड कौन सी है। हमने वेजिटेटिव बड को जो है सेलेक्ट करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ बडिंग। The vegetative buds they are usually small and pointed, while the floral buds क्या large होती हैं और plumpy होती हैं, round सी होती हैं। तो आप इनसे जो हैं वो पहचान सकते हो। और इसके साथ में ये भी है कि जो बड वुड होगा ये इसके आसपास में आपको लीफ थोड़ी सी दिखाई देंगी, तो उनको उन लीव्स से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मोस्टली टिप पार्ट पे जो प्रेजेंट होती हैं वो आपकी फ्रूट बड होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो है आपकी साइड्स में लीफ हैं और डोम शेप है, क्योंकि ये तो प्रोबेबली अ फ्लोरल बड। तो इस तरह से आपने सही बड को आइडेंटिफाई करना है, एक्टिव बड को आइडेंटिफाई करना है और उसको बडिंग के लिए यूज़ करना है। टाइम कैन बी डिफरेंट। बडिंग का मेथड सेलेक्ट करने पे ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप कब बडिंग कर रहे हैं। तो एक तो स्प्रिंग सीज़न में की जाती है और जून बडिंग होती है, और एक होती है फॉल बडिंग। फॉल बडिंग में डॉर्मेंट स्टेज में होता है प्लांट, तो यहाँ पर जो आपकी मोस्टली जो बडिंग की जाती है वो होती है आपकी चिप बडिंग, जिसके अंदर थोड़ा सा वुड पार्ट लिया जाता है।
स्प्रिंग और जून में बार्क स्लिपिंग स्टेज होती है। बार्क स्लिपिंग स्टेज क्या होती है? जब आपका जो ट्री का बार्क है वो ईज़िली रिमूव हो जाता है, उसके अंदर जो फ्लो है आपका न्यूट्रिएंट का और फोटोसिंथेसिस का वो एक्टिव होता है, तो इसीलिए बार्क जो है बहुत आसानी से रिमूव की जा सकती है। इसी वजह से बड भी बहुत आसानी से अलग हो जाती है। देन द फर्स्ट काइंड ऑफ बडिंग इज चिप बडिंग। चिप बडिंग, चिप जैसा एक छोटा सा हिस्सा जो है आप मदर प्लांट से निकालते हैं, जो भी आपका कल्टीवार पार्ट है उससे आपको निकालना है और उसके बाद इसको रूट स्टॉक के ऊपर लगाना है। रूट स्टॉक यहाँ पर 1 ईयर ओल्ड ही होगा जब आप नया प्लांट बना रहे हैं, और जब आप एक किसी स्टैंडिंग 10 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड ट्री के ऊपर कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर ओल्ड अपने शूट सेलेक्ट करना है। और करंट जो आपकी ग्रोथ वाले करंट सीजन में जिनमें फ्रूटिंग होती है वहाँ पर आपको जो है करंट सीजन ग्रोथ के ऊपर भी आप ये बडिंग कर सकते हो। The chip budding, it is done in early spring, summer और autumn season। यहाँ पर क्या है, चिप में जो आप बड निकालेंगे वो आपको थोड़ा सा अंदर से निकालनी है ताकि उसके अंदर थोड़ा सा वुड पार्ट भी आ जाए। और जैसे कि आपने सिंपल 1 स्टेप आपने बड को रिमूव किया है, देन आपने इसमें इंसर्ट किया है। आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लैप जैसा बनाया गया है। देन बाद में इसको टाई करने के बाद में आप देख रहे हैं कि कैसे ये बड जो है वो स्प्राउट कर गया है। तो इस तरीके से वेरियस स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इस चिप बस इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो है पूरा वुड चिप निकाली जाती है। जैसे लकड़ी को जब छिलते हैं तो उसके छिलकों को चिप्स कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो चिप बडिंग रखा है। यहाँ भी ग्राफ्टिंग की तरह ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैम्बियम जो है वो बड चिप का जो कैम्बियम है वो आपके रूट स्टॉक के कैम्बियम से मिलना चाहिए, और 3 से 4 हफ्तों के बीच में ये जो बड है वो स्प्राउट कर जाती है। तो कैसे किया है ये बडिंग आपको मैं ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। जैसे आपका ये साइन स्टॉक है, ये बड है, आपने क्या किया, इस तरीके से कट लगाया और यहाँ से इस बड को रिमूव कर लिया। बड के पीछे का जो वुड है वो आपने लेना है। देन ये आपका रूट स्टॉक है, रूट स्टॉक पे आपने उतना ही हिस्सा जो है बार्क का रिमूव किया। यहाँ भी आपने थोड़ा सा वुड लेना है और ये रिमूव करने के बाद में आपने जो बड यहाँ से ये निकल के आई है, इस बड को यहाँ पर आपने इंसर्ट किया और इसके बाद में आपने इसको टेप से बांध दिया। टेप से बांधते हुए ये ध्यान रखना है कि ये जो बड है आपने इसको बांधना नहीं है, इसको आपने ओपन छोड़ना है ताकि यहाँ से नया स्प्राउट निकल सके। इस तरह से चिप बडिंग की जाती है। अब अगली तरह की बडिंग है शील्ड बडिंग और टी बडिंग। इनके जो नाम हैं वो कुछ सोच समझ के दिए गए हैं। इसको शील्ड बडिंग इसलिए कहा गया है कि इसमें जो बड रिमूव की जाती है सायन से, उसका जो शेप होता है वो शील्ड की तरह होता है, इस तरीके से जैसे ये कोई शील्ड हो। ये आप इसीलिए शील्ड बडिंग। और टी बडिंग इसलिए कहा जाता है कि जो रूट स्टॉक पे आप कट लगाते हो बार्क में, वो टी शेप होता है, वो इस तरीके से आपने ये और फिर ये फ्लैप ओपन किए गए हैं, तो इसलिए इसको टी बडिंग भी कहा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, शील्ड बडिंग और टी बडिंग जो है वो एक ही हैं। 1 ईयर ओल्ड रूट स्टॉक जिसकी हाइट कम से कम 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच में हो, थिकनेस 2 to 2.5 सेंटीमीटर के बीच में हो, उसको सिलेक्ट किया जाता है बडिंग के लिए। और ऐसा हो जिसमें बार्क इजीली जो है स्लिप कर रही हो। चिप बडिंग की तरह इसको डॉर्मेंट सीजन में नहीं परफॉर्म कर सकते, इसीलिए फिर क्या करना है, यहाँ भी आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। जैसे आपने ये आपका सायन स्टॉक है, यहाँ आपने इस तरीके का कट लगा के बड को निकाल लिया। अब आपके पास में ये बड हो गई है। देन आपने स्टॉक में क्या किया, एक कट लगाया ऐसे और टी बनाया, फ्लैप ओपन किया, ये बड को यहाँ पे इंसर्ट किया, फ्लैप
बंद किया और इसको आपने बांध दिया। और जो आपका बड है, ये बड को आपने बांधना नहीं है और ये बड से ही आपका फिर जो है नया स्प्राउट आएगा। तो इस तरीके से टी बडिंग की जाती है। ये जो बडिंग है आपकी, ये बडिंग मोस्टली की जाती है एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, रोज़, सिट्रस इनमें। और इसका ही एक मॉडिफिकेशन है इन्वर्टेड टी बडिंग। इन्वर्टेड टी बडिंग में क्या है, आपका जो कट है, जैसे अभी तो आपने यहाँ ऐसे कट लगाया, उसमें आप कट लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ से जो है फ्लैप ओपन होंगे। आपने बड को इंसर्ट करना है, बड इंसर्ट होने के बाद में आपने इसको बांध देना है। तो यहाँ क्या होगा, इससे ये कौन से प्लांट्स में ईज़िली आप कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिन एरियाज़ में। अब यहाँ पर अगर बारिश होगी तो ये पानी यहाँ इकट्ठा होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर कोई सिक्रेशन रूट स्टॉक में होता है तो वो जो आपका सिक्रेशन है वो भी यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कट जो है रिवर्स होगा तो बारिश जो है इसके अंदर नहीं आ पाएगी, डैमेज नहीं कर पाएगी। तो हाई रेनफॉल एरिया में इन्वर्टेड टी बडिंग भी की जाती है। इसका नाम होता है इन्वर्टेड टी बडिंग। अगले तरह की बडिंग है पैच बडिंग। पैच बडिंग भी सिंपल है। आपने सायन से एक पैच के फॉर्म में बड निकालनी है, उसी सिमिलर साइज़ का आपने पैच बनाना है रूट स्टॉक में, वहाँ से बार्क निकालनी है और फिर उस बड को उस पैच में फिट करना है। आपका जो पैच का साइज़ है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए उस बड के साइज़ के। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक में आपने ये जगह बना ली, देन बड रिमूव करी उतने ही साइज़ की, और फिर इसमें यहाँ पर फिक्स किया और फिर आप इसको टाई कर दिया और फिर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका स्प्राउट बन जाएगा। तो ये आंवला में, जैक फ्रूट में, जामुन में, जहाँ पर आपका बार्क जो होती है थोड़ी सी थिक होती है, वहाँ पर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल के शेप में ये पैच होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी बडिंग की तरह ही होती हैं, वही रूट स्टॉक की एज, वही आपका कट का साइज़ जो है और वही बड सिलेक्शन का तरीका। Then we have another kind of budding, it is called ring budding or the annular budding। यहाँ पर जो बार्क निकाली जाती है रूट स्टॉक में से और सायन में से, वो बिल्कुल रिंग के शेप की होती है। यहाँ क्या करना होता है, आपने ऐसे करके एक स्ट्रेट कर दिया स्टॉक के ऊपर और फिर चारों तरफ से पूरा सर्किल लेते हुए आपने इस बार्क को निकाल दिया, जगह खाली हो गई रूट स्टॉक में। फिर ऐसे ही आपने सायन से ये बड ली और आपने इसको स्टॉक में प्लांट कर दिया और बड को छोड़ते हुए बाकी सारी जगह से जो है इसको बांध दिया जाता है। और ये बडिंग आपकी जो है बेर में, पीच में, मलबरी में कमर्शियली प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पर आपको कैम्बियम एरिया जो है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पर कहीं भी इधर से या इधर से इन दोनों जगहों में से आपका कहीं भी कैम्बियम मैच नहीं हुआ तो इसके फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि इसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि बार्क आप देखिए पूरी तरह से डिटैच हो गई है, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो बार्क फ्लो आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका एक मॉडिफिकेशन किया गया है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। फ्लूट बडिंग, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रिंग बडिंग। मॉडिफिकेशन है ये रिंग बडिंग का। रिंग बडिंग में जैसे हमने देखा कि बार्क एक रिंग के फॉर्म में निकाली जाती है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक फ्लूट थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बार्क का कनेक्शन है ये बना रहेगा। और जब आप सायन में से बड निकालेंगे तो भी उतनी ही निकालनी है जितना इसको छोड़ के ये सारे एरिया पे कवर हो जाए। इससे क्या होगा कि एक नर्सिंग बार्क की तरह एक्ट करती है, ताकि आपका अगर बडिंग नहीं चल पा रहा है तो रूट स्टॉक पूरी तरीके से ख़राब ना हो।
देन आई बडिंग और टी बडिंग मोर और लेस जो है वो सेम होते हैं। यहाँ पर आपको मैंने टी बडिंग का एक डायग्राम दिया है। यहाँ जैसे इसमें टी बनाया है तो इसमें इस तरीके से आई बन जाता है। ये बिल्कुल दरवाजे की तरह खुलता है। जैसे ये आपका स्टॉक है, आपने यहाँ कट लगाया और फिर यहाँ पे, और फिर इसको फ्लैप को खोल दिया, ये एकदम गेट की तरह खुल जाता है। और फिर पैच बडिंग की तरह आपने जो है वो पैच या फिर शील्ड बडिंग के शेप में आपने बड निकालनी है सायन से, और ये बड आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है एंड देन इसको टाई कर देना है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपेगेशन है, जबकि बार्क जो है रूट स्टॉक की वो थिकर हो बड स्टिक से, तब आप इस तरीके का मेथड जो है वो अपना सकते हो। फिर माइक्रो बडिंग आ गया। माइक्रो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें छोटे टिश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, और इसके लिए आपको स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है, टिश्यू कल्चर लैब्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपने सोफेस्टिकेटेड ग्रीन हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप ये परफॉर्म करोगे। और क्योंकि डेलिकेट होगा वो पार्ट, तो इसलिए हाई ह्यूमिडिटी में और वायरस फ्री और पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट में आपने अपने प्लांट्स को ग्रो करना होगा। ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस की जाती है। दिस इज़ सिंपल टी बडिंग, बट यहाँ बड का साइज़ जो है वो बहुत छोटा है। जहाँ बड लगा रहे हैं वो रूट स्टॉक जो है वो बहुत छोटा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द माइक्रो बडिंग। यहाँ क्या है, पिटियोल जो हैं उनको कट कर देते हैं बड के जस्ट ऊपर से, फिर बड को रिमूव किया जाता है और इस बड को इन्वर्टेड टी बनाकर स्टॉक में इंसर्ट किया जाता है। और फिर इसको पॉलीथीन से हम 100 गेज का या जो 150 गेज का पॉलीथीन यूज़ कर रहे थे उससे नहीं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेप्स आते हैं, या फिर इनके ना लॉक सिस्टम आते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बड स्टॉक के ऊपर आपने सपोज ये बड लगा दी, तो इस तरह का एक लॉक सिस्टम आता है जो कि इसको चिपका देगा, और ये 15 से 20 दिन बाद आप इस टेप को हटा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हीलिंग बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव पार्ट होते हैं टिश्यूज़ के। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स होते हैं बडिंग के, अलग अलग पर्पसेस, और फ्रूट ट्री कल्टीवार या फ्रूट ट्री के अकॉर्डिंग आप अपना बडिंग मेथड या ग्राफ्टिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट ग्राफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में, डिफरेंट बडिंग टेक्निक्स के बारे में, और जो थर्ड पार्ट में हम क्या क्या विशेष चीज़ें हैं जो कि प्रोपेगेशन के टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी ज़रूरी है, कभी कभी अलाइड टर्म्स भी आ जाती हैं, जैसे स्कैरिफिकेशन की हमने बात करी थी, स्ट्रैटिफिकेशन की बात करी थी, देन रूट स्टॉक के क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं इनकी बात करी थी। तो इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।